गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर फिलोसफी की क्लास में हम हमारा पेपर प्लेटो रिपब्लिक पढ़ रहे हैं। इस पेपर में हमें प्लेटो के लिखे हुए ग्रंथ रिपब्लिक का अध्ययन करना है। और रिपब्लिक मैंने जैसे बहुत पहले क्लास में बताया था कि एक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है जिसमें प्लेटो ने एक आदर्श राज्य के बारे में बात की है कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। क्योंकि प्लेटो जिस काल में था यूनान में और आसपास वो जैसी शासन व्यवस्था देखता था उससे वो पूरी तरह असंतुष्ट था। तो वो चाहता था कि जितने भी शासन व्यवस्थाएं उसके आसपास के नगर राज्यों में हैं उनके दोषों को दूर किया जाए, उनकी अच्छाइयों को लिया जाए और एक आदर्श राज्य की बात की जाए, एक आदर्श राज्य के बारे में लिखा जाए और फिर उसे चरितार्थ करने की कोशिश की जाए। तो इसी कड़ी में हमने ये देखा था कि हमने प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ा था, हमने उसके राज्य में 3 वर्गों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम ये देखेंगे कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के निर्माण में शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहा है। प्लेटो ने रिपब्लिक के 4 खंडों में शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया है। शिक्षा व्यवस्था के बारे में इतना डिटेल में और गहनता से प्लेटो ने लिखा है कि रूसो जो एक आधुनिक राजनीतिक दार्शनिक है वो ये कहता है कि जो रिपब्लिक ग्रंथ है वो राजनीति का कम और एक शिक्षा शास्त्र का ग्रंथ ज़्यादा लगता है। तो अब हम इस पर आते हैं कि प्लेटो ने शिक्षा व्यवस्था में या शिक्षा की योजना में क्या बताया। प्लेटो जिस समय था यूनान में उस समय 2 नगर राज्य बहुत बड़े नगर राज्य थे, एक एथेंस का था और एक स्पार्टा का था। तो हम प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था को पढ़ने से पहले हम ये देखें कि इन दोनों नगर राज्यों में कैसी शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी, क्योंकि प्लेटो ने इन दोनों शिक्षा व्यवस्थाओं को देखा, इनके दोषों को देखा और इनकी अच्छाइयों को देखा और इन दोनों का असर प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था पर हमको दिखाई पड़ता है। जैसे एथेंस में जो थी वो शिक्षा निजी हाथों में थी, मतलब राज्य ने शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं कर रखी थी। इससे ये हो रहा था कि शिक्षा सबको नहीं मिल रही थी। जिन लोगों के पास धन था, जो लोग समर्थ थे, वो तो शिक्षा प्राप्त कर लेते थे और शेष वंचित रह जाते थे। एथेंस से अच्छी शिक्षा व्यवस्था स्पार्टा में थी, लेकिन स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था में दोष ये था कि वहां पर सैनिक शिक्षा पर सबसे ज्यादा बल था, क्योंकि स्पार्टा एक ऐसा राज्य था जिसके चारों तरफ उसके शत्रु राज्य थे और हर समय आक्रमण का भय रहता था। इसलिए स्पार्टा के जो शासक थे उन्होंने ये व्यवस्था की थी कि हम हमारे सभी नागरिकों को सैनिक शिक्षा देंगे ताकि जरूरत पड़ने पर सभी इन आक्रमणों का मुकाबला कर सके। लेकिन स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी खूबियां थी, जैसे वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए थी, वरना एथेंस में सिर्फ पुरुषों की शिक्षा की व्यवस्था थी और स्त्रियों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी और वहाँ सबको समान रूप से शिक्षा नहीं मिलती थी क्योंकि राज्य शिक्षा की व्यवस्था करता था। तो प्लेटो ने इन दोनों शिक्षा पद्धतियों का अध्ययन किया और खुद की जो शिक्षा योजना उसने रिपब्लिक में प्रस्तुत की है वो इस तरह है कि प्लेटो ने उम्र और वर्ग के हिसाब से अपनी शिक्षा व्यवस्था को 2 भागों में बांट दिया है, एक प्रारंभिक शिक्षा और एक उच्च स्तरीय शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा में उसने कहा कि 6 से लेकर 20 साल तक के आयु के जो बालक बालिका युवा होंगे उन्हें यहाँ इस प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा दी जाएगी। तो एक इसके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की शिक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी। शरीर के विकास के लिए जरूरी है कि व्यायाम को अनिवार्य किया जाए, क्योंकि जिस राज्य का नागरिक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा वो अपना कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाएगा और वो राज्य कमजोर रह जाएगा या पीछे रह जाएगा। तो उस शारीरिक विकास के लिए उसने व्यायाम की व्यवस्था की। अब उसने कहा कि जितना ज़रूरी है कि शरीर का विकास किया जाए उतना ही ज़रूरी है कि मनुष्य की आत्म का या उसके मानस का भी विकास किया जाए। तो इसके लिए उसने संगीत की व्यवस्था करी। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी कि जब हम ये कहते हैं कि प्लेटो ने शारीरिक विकास के लिए व्यायाम की बात की थी, तो व्यायाम से यहाँ मतलब सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज से नहीं है। व्यायाम से मतलब यहाँ पर चिकित्सा शास्त्र से और आहार शास्त्र से, मतलब व्यक्ति क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, उसके सेहत के लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं, ये भी उसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही उपचार की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था भी की जाएगी। तो मतलब शारीरिक
व्यायाम में बहुत सारी चीज़ें शामिल है, सिर्फ व्यायाम शामिल नहीं है। वो क्या खाएगा, वो कैसे उपचार करेगा, इसकी शिक्षा भी उसको दी जाएगी। अब ऐसे ही संगीत की जब बात करते हैं कि मनुष्य के मन का भी पूर्ण विकास होना चाहिए, तो इसके लिए संगीत की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो संगीत में भी फिर बहुत व्यापकता है कि वहाँ पर साहित्य की बात भी की गई है, मूर्तिकला की बात की गई है, इतिहास की बात की गई है, कविताओं की बात की गई है, कि ये सारी चीज़ें, चित्रकला की बात भी की गई है। लेकिन प्लेटो साहित्य के मामले में थोड़ा सिलेक्टिव अप्रोच रखता है कि सारा साहित्य जो है वो बालकों और युवाओं तक नहीं पहुंचना चाहिए। इन लेखों की जांच की जानी चाहिए या उस साहित्य की जांच की जानी चाहिए, और उसके बाद ही उसे प्रारंभिक शिक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो उसका संगीत का मतलब भी बहुत वाइड है और उसमें वो बहुत सारी चीज़ों को शामिल करता है। तो ये प्रारंभिक शिक्षा है। प्रारंभिक शिक्षा होने के बाद उन सभी युवाओं की और बालकों की एक परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होंगे वो उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करेंगे। उच्च स्तरीय शिक्षा को प्राप्त करने वाले 20 से लेकर 35 साल तक के युवक युवतियां होंगे। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे प्लेटो ने कहा था कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होगी जिसे राज्य देगा, मतलब राज्य नियंत्रित होगी, अनिवार्य होगी, जिसे लेना और मतलब अध्ययन करना सबके लिए जरूरी होगा, सर्वव्यापी होगी, मतलब पूरे राज्य में फैली होगी, और एक रूपता लिए होगी, मतलब एक जैसी होगी, कोई चेंज नहीं होगी कि स्त्री के लिए अलग है या पुरुष के लिए अलग है, नहीं। और ये उस समय के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी बात थी कि स्त्रियों की शिक्षा की बात की गई थी, जबकि हम आज भी देखते हैं कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए आज भी भारत में बहुत ज़्यादा हमको आशा नज़र नहीं आती। तो प्लेटो ने उस ज़माने में आज से लगभग 2,500-3 हज़ार साल पहले ये बात कही थी कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा दी जानी चाहिए, उन्हें भी शारीरिक व्यायाम की, संगीत की सारी शिक्षाएं दी जानी चाहिए। इसके बाद उच्च स्तरीय शिक्षा की बात करें तो प्लेटो ने कहा था कि उच्च स्तरीय शिक्षा में शुरू में 20 से 30 साल तक की उम्र तक विद्यार्थियों को विज्ञान का अध्ययन कराया जाएगा। इसमें उन्हें गणित का अध्ययन कराया जाएगा, भौतिक शास्त्र का अध्ययन किया जाएगा, नक्षत्र शास्त्र का अध्ययन करवाया जाएगा, ताकि उनमें चिंतन विकसित हो सके, सक्रिय चिंतन, तार्किक चिंतन, गहन चिंतन विकसित हो सके। सामान्य चिंतन जो हम सब करते हैं कि क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे जाना है, ये चिंतन ही, इससे आगे का चिंतन उनके अंदर डेवलप हो। तो 20 से 30 साल तक विज्ञान की शिक्षा देने के बाद पुनः उनकी एक परीक्षा होगी। जो विद्यार्थी इसमें उत्तीर्ण कर जाएंगे उन्हें 30 से 35 साल की उम्र तक दर्शन की और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाएगी, क्योंकि प्लेटो ही कहता है कि विज्ञान का अध्ययन करने मात्र से कोई व्यक्ति शासक नहीं बन सकता, और विशेषकर उसने कहा दार्शनिक शासक नहीं बन सकता। तो व्यक्ति में विवेक उत्पन्न करने के लिए या उसके विवेक को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि उसे दर्शन की शिक्षा दी जाए। तो 20 से 30 साल की शिक्षा के बाद परीक्षा होगी। उस परीक्षा को जो पास कर लेगा वो दार्शनिक राजा बनाने के लिए उसका अध्ययन करवाया जाएगा, और उस अध्ययन में शामिल होगा दर्शन शास्त्र। और इस दर्शन शास्त्र के अध्ययन से उसे तर्क करना सिखाया जाएगा, उसके विवेक को विकसित किया जाएगा, उसे मूल्य की शिक्षा दी जाएगी कि कैसे वो मूल्यों का आचरण करे, सिर्फ मूल्यों के बारे में सोचे नहीं, मूल्यों का आचरण भी करे। तो उसके विवेक और मूल्य के लिए उसको दर्शन की शिक्षा दी जाएगी। तो इस तरीके से जो इसके बाद भी एक परीक्षा को पास कर लिया जाए, इसके बाद भी एक परीक्षा का अध्ययन होगा, जो उसे पास कर लेगा उसे दार्शनिक राजा बनाया जाएगा। तो हम देखते हैं कि प्लेटो ने शिक्षा की बहुत ही अच्छी व्यवस्था उस जमाने में की थी, और उससे ये फायदा हुआ था कि जो शासक बन रहा था और जो राज्य को अपनी सेवाएं दे रहा था वो बहुत ही प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होता था। लेकिन आज अगर हम हमारे आधुनिक लोकतंत्र पर, भारत की आज की स्थिति पर बात करें तो हम ऐसा देखते हैं कि किसी भी तरीके के राजा, या राजा तो खैर आज नहीं है, लोकतंत्र है, हमारे लोकतंत्र में जिन्हें आज के नेताओं को हम देखते हैं तो वो बहुत पढ़े लिखे, या फिर हम ये कह सकते हैं प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होते, इसलिए वो जनता को हम एक तरीके से कहते हैं झूठ बोलते हैं और वोट ले लेते हैं, जो भी किए हुए कार्य नहीं करते, क्योंकि उन्हें सही तरीके से शासन का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता कि एक अच्छा शासक कैसे होना चाहिए। जैसे IAS बनता है, टीचर बनता है, तो वो एक एजुकेशन पाता है, उसके बाद उसे वो पद मिलता है और वो अपने कार्य करता है। लेकिन हमारे यहाँ शासक बनाने के लिए किसी प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो प्लेटो ने ये जो शिक्षा व्यवस्था प्रस्तुत की थी ये बहुत ही अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी, जो इस बात पर जोर दे रही थी कि एक शासक के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम
प्लेटो का अगला सिद्धांत है। साम्यवाद को हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि उसने स्त्री और संपत्ति के साम्यवाद की बात कैसे करी। ये भी अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी ही कदम था और ये व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ शासकों के लिए थी। थैंक्स।